देखिए, सिलेक्टेड टॉपिक का सीरीज चलाया जा रहा है बिहार दरोगा एग्जाम को देखते हुए। ठीक है, अगर आप लोग मेरा पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बोला गया है, गजनी का सुल्तान मोहम्मद गजनी। गजनी का सुल्तान कौन? मोहम्मद गजनी। ठीक है, किस चोल राजा के समकालीन थे? मतलब गजनी का सुल्तान महमूद गजनी जब भारत में आए थे तो उस समय किस चोल राजा का शासन था? किस चोल राजा के समकालीन थे? तो क्या बोलेंगे? राजेंद्र प्रथम। वंश में बोलेगा तो चोल बोलिएगा, और शासक में बोलेगा कि किस समय, इस समय कौन से शासक थे, तो क्या बोलेंगे? राजेंद्र प्रथम। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, चोल वंश आया, अब चोल वंश से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, चोल वंश, चोल वंश के संस्थापक पूछेगा आपसे कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। लेकिन विजयालय जो थे ये वास्तविक संस्थापक नहीं थे। वास्तविक संस्थापक बोला जाता है आदित्य प्रथम को। वास्तविक संस्थापक आदित्य प्रथम को बोले जाते हैं। ओके, अब समझिएगा, चोल वंश में जितने भी शासक हुए थे ये शैव धर्म को मानते थे। मतलब शिव भगवान की पूजा करते थे, विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। शैव धर्म मतलब क्या हो गया? शिव। ओके, तो शिव को मानते थे लेकिन विष्णु को नहीं मानते थे। ओके, तो चोल राजा जितने भी हुए थे ये शैव धर्म के अनुयायी थे। इसकी विशेषता क्या थी? तो पहली बार स्थानीय स्वशासन जो प्राचीन काल में आया था ये चोल वंश के शासन काल में ही आए थे। मॉडर्न में बोलेगा कि स्थानीय स्वशासन के जनक, तब बोलिएगा लॉर्ड रिपन। लेकिन प्राचीन में पूछेगा तो चोल वंश में ही आए थे स्थानीय स्वशासन। इसकी विशेषता थी। ठीक है, आगे, नटराज की मूर्ति प्रचलित जो थी यही चोल वंश में प्रचलित थी और इसी की देन है नटराज मूर्ति। नटराज मूर्ति पूछेगा किसकी देन है? तो चोल वंश की देन है। ठीक है, इस वंश का महान शासक पूछेगा, चोल वंश का महान शासक, तो राजेंद्र प्रथम। चोल वंश का महान शासक राजेंद्र प्रथम को बोले जाते हैं। ये अपने नाम पर राजेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाए थे। राज प्रथम जो है अपने नाम पर राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाए थे। ठीक है, आगे, चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? राजेंद्र प्रथम। चोल वंश में सबसे शक्तिशाली शासक पूछेगा तो क्या बोलेंगे? राजेंद्र प्रथम। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, राजेंद्र प्रथम समझिएगा। राजेंद्र प्रथम ही ऐसे शासक थे जो श्रीलंका को जीत लिए थे। श्रीलंका को जीतने वाले क्यों चोल शासक थे? तो क्या बोलेंगे? राजेंद्र प्रथम थे। ठीक है, ये श्रीलंका को जीते थे, मलेशिया पे आक्रमण किए थे, इंडोनेशिया पे आक्रमण किए थे, लक्षद्वीप पे आक्रमण किए थे, बंगाल पे आक्रमण किए थे। कौन? तो राजेंद्र प्रथम किए थे। ठीक है, अब समझिएगा, राजेंद्र प्रथम को उपाधि पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? गंगई कोंड। गंगई कोंड की उपाधि कौन धारण किए थे? राजेंद्र प्रथम किए थे। ठीक है, अब देखिएगा, चोल वंश का अंतिम शासक पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय, जबकि चोल वंश का वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो आदित्य प्रथम। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, अनंत सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासक किए थे? तो क्या बोलेंगे? विजयनगर के शासक ही जो है अनंत सागर जलाशय का निर्माण करवाए थे। ओके, अब समझिएगा, विजयनगर के संस्थापक पूछेगा आपसे तो हरियर और बुक्का। विजयनगर के संस्थापक हरियर और बुक्का को बोले जाते हैं। और ये स्थापना कब किए थे विजयनगर साम्राज्य की? तो 1336 में किए थे। जब 1336 में स्थापना हुए थे तो दिल्ली पर कौन शासन कर रहे थे? तो दिल्ली पे शासन कर रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक वंश के शासक थे। ठीक है, आगे, विजयनगर के समय दिल्ली के शासक कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अब देखिए, विजयनगर में 4 वंश था। विजयनगर में 4 गो वंश आते हैं। ठीक है, पहला वंश बोलेगा तो संगम वंश, दूसरा सालुब वंश, तीसरा तुलुब वंश और चौथा अरबीडू वंश। ठीक है, तो संगम वंश में 4 गो वंश थे जिसका हम ट्रिक भी बनाए हैं, SSTA या फिर संगम सतवा करके आप याद रख सकते हैं। संगम सतवा मतलब हो गया संगम से संगमे वंश, सतवा से हो गया सतवा से सालुब वंश, हुआ तो आ गया तो तुलुब वंश, ए आ गया तो अरबीडू वंश। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, नहीं तो SSTA करके याद रख सकते हैं। ठीक है, कि विजयनगर साम्राज्य में 4 गो वंश थे, संगम, सालुब, तुलुब, ठीक है, अरबीडू। ये तुलुब वंश के जो शासक थे ये कृष्णदेव राय पूछेगा आपसे कि कृष्णदेव राय जो थे ये किस वंश के शासक थे? तो तुलुब वंश के शासक थे। ठीक है, आगे देखिएगा, मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी?
तो 1227 में मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु हुई थी। ठीक है, भारत में ये कब प्रवेश किए थे? जब इल्तुतमिश का शासन चल रहा था, तो मांग बरनी का पीछा करते हुए जो है इल्तुतमिश के शासन काल में ये मंगोल शासक आ गए थे। लेकिन इल्तुतमिश जो है दिल्ली की रक्षा कर लिया और मांगबरनी का जो पीछा कर रहे थे, मांगबरनी को ये लौटा दिया कि ये रहा आपका मांगबरनी जिसका पीछा आप कर रहे थे। इल्तुतमिश उसको शरण तो दिया था, लेकिन बाद में फिर जाना कि मंगोल शासक आक्रमण करने के लिए आए थे चंगेज खान, तो इल्तुतमिश जो है मांगबरनी को भगा दिया कि भागो यहाँ से। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है गुलाम वंश में वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। क्यों? क्योंकि ये दिल्ली की रक्षा किए थे मंगोल शासक से। ठीक है, बचा लिए थे अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण जो हुए थे ये किसके समय हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए थे सर्वाधिक मंगोल आक्रमण, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, तैमूर लंग जो भारत पर आक्रमण किए थे, ये कब किए थे? ये किए थे 1398 में। तैमूर लंग भारत पर आक्रमण कब किए थे? 1398 में। उस समय दिल्ली की गद्दी पे कौन था? तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक। नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय जो है तैमूर लंग भारत पर आक्रमण किए थे। आगे देखते हैं, गीजाली। गीजाली जो थे, गीजाली किसके शासनकाल की रचनाकार थे? गीजाली जो थे किसके शासनकाल के रचनाकार थे? तो क्या बोलेंगे? अकबर। अकबर के समय कौन थे? गीजाली थे, जो एक रचनाकार थे। ठीक है, अब देखिए अकबर से आया, अकबर से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के प्रमुख चित्रकार पूछेगा आपसे, तो अब्दुल समद, बसावन, दसावंद, ये अकबर के समय थे। क्या क्या बोले? अब्दुल समद, बसावन, दसावंद, ये प्रमुख चित्रकार थे अकबर के। ठीक है, अकबर के समय ही, इसी के समय जो है रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। और रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद करने वाले रचनाकार कौन थे? कौन थे अनुवादकारी? क्या बोलेंगे? अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी जो है रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किए थे। लेकिन समझिएगा, महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद जो किया गया था, तो इसका नाम क्या रखा गया था? इसका नाम रखा गया था रज़्मनामा। महाभारत का फारसी भाषा में जो अनुवाद रखा गया था, अनुवाद किया गया था, तो इसका नाम क्या रखा गया था? रज़्मनामा। ओके, आगे, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन थे? स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन थे? तो सबसे प्रमुख अधिकार में आते हैं जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब समझिएगा आर्टिकल 21 के तहत क्या क्या चीज आते हैं, तो समझिएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 1 में आते हैं। ठीक है, प्राइवेसी रखने का अधिकार आर्टिकल 1 में आते हैं। अपने जीवन साथी चुनने का अधिकार आर्टिकल 1 में आते हैं। जबकि 21 के को में क्या आते हैं? तो शिक्षा का अधिकार। और 21 के को कब जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था 21 के को, जो कि शिक्षा का अधिकार ये देते हैं। ओके, आगे, कॉफी के कुछ किस्म देखेंगे। कॉफी के किस्म कौन कौन आते हैं? कॉफी के किस्म में तो अरेबिका, रोबस्टिका, लिबेरिका, एक्सलेसा, ये सब क्या है? तो कॉफी के किस्म है। ये सब क्या है? कॉफी के किस्म है। जबकि सबसे अच्छा कॉफी का किस्म बोलेगा तो क्या बोलेंगे? सबसे अच्छा कॉफी का किस्म बोलेगा तो क्या बोलेंगे? अरेबिका। अरेबिका जो होते हैं ये कॉफी के प्रमुख किस्म होते हैं। जबकि कॉफी में क्या पाए जाते हैं? तो कॉफी में कैफीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, जो कि नींद को भगाता है। ओके, आगे, प्रमुख नदी के प्राचीन नाम, जैसे झेलम का प्राचीन नाम पूछेगा तो बितास था। चिनाव का प्राचीन नाम अस्कनी, रावी का प्राचीन नाम पुरुषनी, ब्यास का प्राचीन नाम बिपाशा, सतलज का प्राचीन नाम सतुद्री, यमुना का प्राचीन नाम कलिंदी। ठीक है, क्या क्या बोले? झेलम का प्राचीन नाम बिदास्ता, चिनाव का प्राचीन नाम अस्कनी, रावी का प्राचीन नाम पुरुषनी, ब्यास का प्राचीन नाम बिपाशा, सतलज का प्राचीन नाम सतुद्री, यमुना का प्राचीन नाम कलिंदी। कोई दिक्कत नहीं है। झेलम को यूनानी भाषा में क्या बोलते हैं? हाइडेस्पिज। हाइडेस्पिज बोलते हैं। झेलम को यूनानी भाषा में क्या बोलते हैं? हाइडेस्पिज बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, टी क्या है? ये टी और ई है। टी पर्वत किस राज्य में है? तो नागालैंड में है। टी पर्वत किस राज्य में है? नागालैंड में है। जबकि गिरनार पर्वत जो है ये कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, अब समझिएगा पहला क्वेश्चन, यहाँ पर यह क्वेश्चन दिया गया है कोयला, साइंस का ये पहला क्वेश्चन है, समझिएगा। कोयला का जलना, कोयला का जलना जो है ये कौन सी अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं? तो क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। कोयला का जलना संयोजन अभिक्रिया है। कैसे संयोजन अभिक्रिया है? तो समझिएगा, कोयला जो जलेगा तो क्या बनेगा? कोयला क्या है? कार्बन है। तो कोयला तो ऐसे नहीं जलेगा। कोयला जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या होगा? CO2 मिलेगा, CO2 होगा। ठीक है, फिर से बोल देते हैं, कोयला का जलना कैसी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब समझिएगा, तो कोयला ऐसे नहीं जलेगा। कोयला खुद एक कार्बन है, जिसे बोलते हैं हम लोग C, बोलते हैं ना। तो कोयला तो ऐसे जलेगा नहीं। कोयला जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो कोयला
कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या हुआ, जूटा, कार्बन ऑक्सीजन क्या हुआ, जूटा, तो जूट के ना CO2 का निर्माण किया, तभी ना CO2 निकला जलने के बाद। तो वही हो गया कोयला का जलना संयोजन अभिक्रिया है। और संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना, संयोजन का अर्थ होता है क्या, जुड़ना, जुटना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ, अगले कंटेंट के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।